हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अकेडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली। एंड बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारा आखिरी लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी तक बच्चों हमने जो मेहनत की है, अब यहाँ पर आज के लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन सभी कंसेप्ट्स को, उन सभी मेहनत जो अभी हम 5 लेक्चर से कर रहे थे, उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप अगर अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनको टैकल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, और इसी के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा खत्म हो जाएगा। एंड गाइस, कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि हमने यहां पर अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर कैलकुलस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा अभी ये सोच रहा है कि मुझे कैलकुलस का कोई पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, तो वो यहां पर प्लेलिस्ट में उस चीज को जरूर ढूंढ पाएगा। ठीक है, हमने यहां पर फंक्शंस से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो जो टॉपिक्स होते हैं सारे ही कवर कर लिए हैं। सो ऑल द बेस्ट। यहां पर बस आपको डेडिकेशन के साथ में सारी प्लेलिस्ट देखनी होंगी, ताकि आपके कैलकुलस में कोई भी अगर वीकनेस है तो आप उसको दूर कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों, आप यहां पर जो एक रिवॉल्यूशन आ चुका है, हम चारों टीचर्स यहां पर जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अब वाकई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख पा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे आप में से बच्चे हैं जो हमारे सेशंस को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। अगर आपने अभी भी तक नहीं किया है तो प्लीज इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको जरूर शेयर करो। ठीक है, और लाइक भी करो, ताकि यहाँ पर औरों को भी पता चले कि क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में अब मिलना पॉसिबल है फॉर फ्री, दैट टू थ्रू यूट्यूब। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट अनअकैडमी जेई स्टैंड्स फॉर, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, देन टेलीग्राम ऐप इज वेयर ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट। ठीक है, आपको ये ज्वाइन करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके बस आपको इतना सा लिखना है tinyurl.com/JEE-live-chat। ठीक है, इस एकेडमिक ग्रुप में हमारे साथ ऑलरेडी 20,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनके साथ रेगुलरली अपडेट शेयर होते हैं, रेगुलरली लेक्चर नोट शेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप भी उनके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ऐप और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। इससे बच्चों आपको ये भी होगा कि आपके पास अगर कोई क्वेरीज है, अब हम चारों टीचर्स में से किसी से अगर कोई क्वेरी करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, यू विल हैव द वे टू डू इट। ठीक है, ऑलराइट। अदरवाइज जो यहाँ पर लाइव चैट होता है, लाइव चैट में तो बच्चों आप चीजें पूछते ही हो, उसको हम आंसर करने की पूरी तरह से कोशिश करते ही हैं। ठीक है, ऑलराइट। एंड अदर देन दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि अनअकैडमी प्लस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और आपको यहाँ पर फीचर्स देखो क्या क्या मिलेंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना, हम चारों टीचर्स तो हैं ही वहां पर, इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं जो वहां पर लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, आप उनसे एक्चुअली डिस्कशन करके पढ़ोगे, इट इज नॉट ए रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, लेकिन वहां पर होता क्या है, हर एक लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपने अगर कोई लाइव क्लास मिस करी है, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स वन बाय वन इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑल्सो। ठीक है, सो देर आर ट्विन एडवांटेजेस टू इट। प्लस यहाँ पर जो बच्चों टेस्ट सीरीज चल रही है, दैट इज एंटायरली कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पर आपको जो आगे जाके पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, सारे कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली एंटरिंग इन दैट एनवायरमेंट जहां पर आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर पेपर देना होता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर बच्चों जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से सेशंस होते हैं। प्लस लेक्चर के एंड में जैसे हम हैं, मैं तो पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि लेक्चर के एंड में बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको मैं यहां पर ले पाऊं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस में करता था। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर खत्म होने के बाद में बच्चे क्लास के बाहर आते थे और हमसे डाउट पूछते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो ये सारे जो फीचर्स है बच्चों आपको अवेल करने को मिलेंगे बाय टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जो कोर्सेस चल रहे हैं बच्चों, सिग्नेचर कोर्सेज जो चल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड इमर्ज एंड इवॉल्व। इमर्ज 11th के बच्चों के लिए है और इवॉल्व 12th के बच्चों के लिए है। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए ये दोनों ही एडवांटेजेस हैं, क्योंकि रिपीटर्स को दोनों पढ़ना होता है। ठीक है, सो मेक श्योर इफ यू आर ए रिपीटर, यू आर एक्चुअली अटेंडिंग बोथ
द कोर्सेज इमर्ज एज वेल एज इवॉल्व। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर ये आपको करना है, बहुत ही आसान सी स्टेप्स है यहाँ पे। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो एक्चुअली ट्रेंडिंग है, जो एक्चुअली हाईली रेटेड ऐप है। ठीक है, आप जाकर अपने प्ले स्टोर पर देख सकते हो, और आपको डाउनलोड करने पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनअकैडमी के अंदर प्लस सेक्शन में जाने का। ठीक है, प्लस सेक्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पर अपना टारगेट सिलेक्ट करना होता है। जो मेडिकल के बच्चे हैं वो नीट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो वो आईआईटी जेईई सिलेक्ट करेंगे, और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन परचेस करने के हालांकि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, 24 महीने 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर अगर महसूस करनी है, देन लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शंस आर व्हाट वी वुड सजेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 महीने का जो प्राइस है बच्चों यहाँ पर 2000 रुपए है। ठीक है, 2000 रुपए पर मंथ। ठीक है, दैट इज वे लेस देन व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग इन योर ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप अगर जेईई लाइव कोड यूज करते हो, यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, सो दिस प्राइस एक्चुअली गोज डाउन टू 1800 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 1800 रुपीज पर मंथ बच्चों। यहां से आप अगर पर डे कॉस्ट निकालते हो तो इट कम्स डाउन टू अराउंड 50 to 60 रुपीज। ठीक है, विच इज वेरी वेरी लेस एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये देखो कि क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रहा है इतने कम रेट्स में भी मिल सकता है। ये पहली बात तो समझना ही अपने आप में बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है, एंड यू आर द फर्स्ट ऑफ द जनरेशंस जिनको ये फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू यूज इट वेरी वेल। ठीक है, क्योंकि आगे चल के तो ये होने ही वाला है। ठीक है, आगे चल के हर एक बच्चा ऐसे ही पढ़ने वाला है। इट इज जस्ट द ट्रांजिशन फेज, जहां पर आप वो पहले स्टूडेंट्स हो जो ये ट्रांजिशन लेने वाले हो। ठीक है, ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट इन ट्रांजिशनिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस। ठीक है, होप टू सी लॉट ऑफ यू देयर। और यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर आते ही हैं, जिनका यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, आगे जाते जाते हमें थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी वेल। सबसे पहले सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, जो हमें बहुत पहले से पता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि अगर कोई भी मुझसे किसी भी कर्व का, मेरे पास कोई भी एक कर्व हो सकता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं किसी पॉइंट के ऊपर, लेट अस से दैट पॉइंट इज p, जिसको मैं x, y से यहाँ पे डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई मुझे यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप पूछता है, तो हमें पता है कि वो कैसे आता है, dy by dx से आता है। ठीक है, dy by dx से आ सकता है। तो यहां पर आपके पास में क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी हुई होती है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ होता है जिसमें ये स्लोप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, और आप स्लोप को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, मतलब एक्चुअली किसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इक्वेशन में dy by dx को आप यूज कर रहे हो। और dy by dx को अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब आप क्या जनरेट करने वाले हो, अल्टीमेटली एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने वाले हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, उसको एंड में आपको लिखना होता है dy by dx। और कभी भी अगर आपके पास में स्लोप ऑफ नॉर्मल का कंडीशन होगा, तो आप तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को कैसा मानो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्चुअली आप अलग से याद ही मत करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्चुअली टेंजेंट के फॉर्मेट में क्या होता है, -1/m होता है, बस इतना से याद रखो। एंड m इज ऑलवेज इक्वल टू dy by dx, m इज ऑलवेज इक्वल टू dy by dx। इस तरह से आप चीजें याद रख सकते हो। लेकिन अगर किसी को करना ही है तो यहाँ पे वो चेंजेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू डाल दूंगा dy by dx, तो यहाँ पर बनेगा कितना, -dx by dy हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट विद दीज इनिशियल कंडीशंस टू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एक फंडा समझ में आए। ये हालांकि आसान बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये एग्जामिनेशंस में आ चुका है। ठीक है, 2013 में आपको एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑलराइट, क्या पूछा था, द कर्व पासेस थ्रू, कुछ तो कर्व का कंडीशन दिया है। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है वो समझने की कोशिश करो। कर्व के ऊपर एक पॉइंट लाया करता है 1,π/4, एंड आगे कंडीशन क्या दी है, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप की बात कर रहा है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, m क्या होता है, dy by dx। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y बी दिस, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके स्लोप का एक्सप्रेशन है। तो क्या यहां से आप डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर पा रहे हो उस कर्व का, बिल्कुल कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलेंगे यार, स्लोप मतलब क्या होता है, m मतलब क्या होता है, dy by dx। ठीक है, और यहां पर dy by dx का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, y by x प्लस सीकेंट ऑफ y by x। अब अगर आप यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर पा रहे हो, देन इसके आगे सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो ये दिखाई दे रहा है मुझे।
हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेहनत की हुई है समझने में कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होमोजेनियस पैटर्न नजर आ रहा है, y बाय एक्स के फॉर्मेट में आपको पूरा इक्वेशन लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बोलता है कि यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करना चाहिए y इज इक्वल टू वी एक्स, और इस वजह से dy बाय dx भी रिप्लेस हो जाएगा विथ v प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, आपके एडवांस में भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसी के साथ में हम इसका सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करते हैं। dy बाय dx के प्लेस में लिखेंगे क्या, v प्लस एक्स dv बाय dx। राइट साइड में जहां जहां पर y अपॉन x है उसके प्लेस में v लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा v प्लस सीकेंट v। क्या हो जाएगा, v प्लस सीकेंट v। अब यहां पर v और v तो हो जाएगा कैंसल, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बहुत ही आसान, क्योंकि आप यहां पर क्या करने वाले हो, dv यहां पर राइट में लेफ्ट में है, तो आप सीकेंट वाला वैल्यू भी नीचे लेके आओगे। अब सीकेंट अगर नीचे जा रहा है तो नीचे लिखने में कोई ज्यादा सेंस नहीं है, इसको हम ऊपर ला सकते हैं बाय राइटिंग कॉस, और वैसे ही राइट साइड में dx जाएगा, उसके पीछे पीछे x को भी नीचे भेज दो, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बस यहां पर आपने जैसे ही सीकेंट को ऊपर भेजा, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, जो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन में अब कन्वर्ट हो गया है ना बच्चों। मतलब यहां पर आपका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट कहां पर था, जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जनरेट किया वहीं तक था, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल होमोजेनियस का क्वेश्चन बन चुका है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन v हो जाएगा, और वैसे ही राइट साइड में ln x आएगा, और प्लस सम कांस्टेंट c भी यहां पर लिखते हैं। अब यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा सा डेटा दिया हुआ है कि मेरे पास जो कर्व है वो 1,π/6 से पास होता है। ये पॉइंट यूज करके मैं यहाँ पे c का वैल्यू निकाल लूंगा। उसके पहले ऐसा करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और हमारा फाइनल इक्वेशन y बाय एक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। साइन ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c। मुझे पता है कि ये कर्व 1,π/6 से पास होता है, तो यहाँ डाल दिया जाए। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो बनेगा कितना, यहां पर बनेगा साइन ऑफ π/6, साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस c। ln ऑफ 1 तो होता है 0, साइन ऑफ π/6 होता है हाफ, मतलब आपके यहाँ पे c का वैल्यू आ जाता है हाफ। तो आपकी ये इक्वेशन में c का हाफ डाल के वैल्यू देखो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो आपके पास में आंसर कौन सा आएगा, साइन ऑफ y बाय एक्स प्लस लॉग इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस हाफ, मतलब ए आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द इजीएस्ट क्वेश्चन, और अच्छी बात यह कि एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर ज्योमेट्री का थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको कि हम यहाँ पर जो कंसेप्ट, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम मान सकते हो इसको, जो लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसको आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। और जहां पर भी m आएगा, m के प्लेस में आप रिप्लेस कर दोगे dy बाय dx, ठीक है। तो इससे एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं हम, द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,3 एंड at any point x, y on it, the product of its slope। प्रोडक्ट किसका लेना है, स्लोप का लेना है, और किसका लेना है, ऑर्डिनेट का लेना है। अब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर हमें इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इक्वल टू भी दिया हुआ है ना। तो इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, ये प्रोडक्ट है, राइट में क्या है, एब्सिसा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं ये चीज लिखूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे आगे चल के दिखाई देगी। उसको सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। हमें यहाँ पर कर्व का इक्वेशन फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होता है, m, और आपका ऑर्डिनेट कितना होता है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एब्सिसा मतलब कितना होता है, x। अब यहाँ पर m की वैल्यू होती कितनी है, m की वैल्यू dy बाय dx होती है, m की वैल्यू dy बाय dx होती है। ऑर्डिनेट मतलब आपका y होता है, और x यहाँ पे साइड में अलग से लिखा हुआ है। बस बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर बनेगा क्या। y के साथ में dy ले लेते हैं और x के साथ में dx ले लेते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इससे सिंपल इंटीग्रेशन और क्या होगा, y² इज इक्वल टू x² प्लस सम कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन आया है, बस अब आपको ये डिकोड करके बताना है कि ये इनमें से क्या है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल में से ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख पाओगे बच्चों कि ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर x² और y² के साइन अपोजिट है, x² और y² के साइन अपोजिट है, x² माइनस y² या फिर y² माइनस x² के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। इसका मतलब ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। अब ये छोटा सा इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट में यूज किया, ये कोनिक सेक्शन का बिल्कुल बेसिक कंटेंट है। जिसको भी कोनिक सेक्शन पता है वो आई थिंक इसको यहाँ पे डिकोड करके बोल सकता है कि ये हाइपरबोला है, ठीक है। अगर बीच में प्लस का साइन होता तो सर्कल होता, ठीक है। सो थिंग्स आर इजी दैट वे, यहाँ पर ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है।
अब लेकिन आगे देखते हैं कि और क्या क्या आप यहाँ पे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो कंटेंट हमने देखा वो तो नॉर्मल स्लोप वाला था, दिस वाज द इजीएस्ट आइडिया। लेकिन यहाँ पर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये फिगर याद आ रहा है, हमने यही फिगर यूज किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जब हम समझ रहे थे चार चीजें। क्या है चार चीजें यहाँ पे? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इन वैल्यूज का यूज करके भी आपको वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आपको यहाँ पर फिगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जिनको याद है वो भी एक बार यहाँ पे ध्यान से देखें। अगर आपके पास में कोई भी एक कर्व होता है, आप उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो और उसके ऊपर टेंजेंट बनाते हो और नॉर्मल बनाते हो। ठीक है, तो टेंजेंट जहां कट करता है उसको मैं टी से डिनोट करता हूं, नॉर्मल जहां कट करता है उसको मैं एन से डिनोट करता हूं। अब यहां पर मैं एक और चीज कर रहा हूं, जो पी पॉइंट जहां पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल बनाए हैं वहां से मैं वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहा हूं और वो पॉइंट मेरा एम हो गया, वो पॉइंट मेरा एम हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टी, एम एंड एन, ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास में। ठीक है, अब यहां पर चारों ही लेंथ हमें अलग अलग नजर आ रही है। यहां पर जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वहां से एक्स एक्सिस को जहां उसने कट किया टी, ये जो आपका पीटी लेंथ है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वैसे ही आपने जब पीक पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल जब एन पे जाके मीट किया, तो ये जो लेंथ आया पी से लेके एन तक, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल कहां दिखता है? कर्व में। समझ में आ गया सारे बच्चों को? और वैसे ही लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर ऊपर से लाइट आ रही है, अगर यहां ऊपर से लाइट आएगी तो शैडो पीटी का कितना बनेगा? तो शैडो कितना बनेगा? यहां पर टी एम लेंथ के बराबर बनेगा। ये जो शैडो का लेंथ है इसको हम बोलते हैं सब टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि हमने टेंजेंट का शैडो लिया है। और यहीं पर अगर मैं नॉर्मल का शैडो ले लूंगा तो वो कितना लेंथ क्रिएट करेगा? यहाँ पे एम एन लेंथ क्रिएट करेगा और इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, ये चार चीजें हैं आपके पास में। अब इनके फॉर्मुलेस का डेरिवेशन अगर किसको देखना है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला शायद लेक्चर नंबर 2 देख सकता है। लेक्चर नंबर 2 या 3 में कहीं ना कहीं हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन इनके फॉर्मुले जरूर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के फॉर्मुलेस हमने इस तरीके से याद किए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में के जो है वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर दो ही वैल्यूज दिख रही है बच्चों आपको, यहाँ पे सारे ही फॉर्मुलेस जो है के और एम के टर्म्स में लिखे हुए हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है बस कि के जो है वो क्या है? आपका पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आइडिया होता है उसके अंदर एच और के लेने से फायदा नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में एक्स कॉमा वाई लेने से फायदा होता है। ठीक है, अदरवाइज के एक एडिशनल वैल्यू लगेगी आपको जो काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सो हम फॉर्मुलेस तो ऐसे याद कर चुके हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे। बस यहां पर ध्यान क्या रखेंगे कि ये अल्टीमेटली है क्या? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी है। ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, एंड उसी चीज को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? इसका मतलब वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। के को अब मैं यहां पे फॉर्मूले में किससे रिप्लेस करूंगा? वाई से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, अगर मैं आगे चल के यूज करने वाला हूं तो वाई यहां पे आप देखोगे के प्लेस में। और जहां पर भी आप एम देखते हो, एम यहां पर हर जगह क्या है? चाहे आप यहां पर नॉर्मल का डिस्कशन करो चाहे सब नॉर्मल का डिस्कशन करो, एम क्या है? एम हमेशा क्या सोचो? dy बाई dx ही है। मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है ऑलवेज। ठीक है, m is always slope of tangent and therefore m should be replaced with dy by dx always. ठीक है, k को रिप्लेस करो इस फॉर्मूले में y से और m को रिप्लेस करो dy by dx से। अब जैसे आपने इंसर्ट कर दिया dy by dx, आपको यहां पर अगर कोई इक्वेशन मिल रही थी m में, अब वो क्या बन जाएगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप आगे चल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने ये फॉर्मुलेज याद नहीं किए अभी तक तो जल्दी से पहले तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका यूज करेंगे। ओके, चलो तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास में एक कंडीशन दिया हुआ है, द कर्व हुज सब टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में सब टेंजेंट का यूज किया गया है। आपको अगर याद नहीं होता तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए इन चीजों को याद करो। द कर्व हुज सब टेंजेंट इज ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पासेस थ्रू 1,2 इज कितना यहाँ पर होगा? तो बहुत ही आसान से यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। यहाँ पर बनाना बस एक जरूरी जो टास्क है हम सीख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तो मेजर तरीके हैं वो पिछले 5 लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
द कर्व हुज सब टेंजेंट इज ट्वाइस। सब टेंजेंट मतलब होता कितना है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से k बाय m होता है, लेकिन यहां पर k को रिप्लेस किससे करना है, आपको y से रिप्लेस करना है, तो y बाय m होता है। ठीक है, आपका जो सब टेंजेंट है उसका फॉर्मूला होता है y बाय m। अच्छा, ये क्या बोला है, दिस इज ट्वाइस द एब्सिसा। तो यहां पर इक्वेशन कैसे बनाऊंगा मैं, मेरी जो इक्वेशन बनेगी दैट शुड बी y बाय m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एब्सिसा, मतलब 2x। अभी तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गई। यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि m अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आएगा, m इज इक्वल टू y बाय 2x। m इज इक्वल टू y बाय 2x, और m को किससे रिप्लेस करना होता है, हमेशा dy बाय dx से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, यहां पर आप सेपरेट आउट करते हैं चीजों को और इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर ऐसा करते हैं कि 2 भी ऊपर ले जाते हैं, y नीचे ले आते हैं, तो 2 dy अपॉन y का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब ये फिर से बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन बन रहा है, दोनों साइड लॉग वाला इंटीग्रेशन आने वाला है। कितना हो जाएगा ये, 2 टाइम्स ऑफ ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln c, ऐसा कुछ कर लिया जाए। ठीक है, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहां पर कंडीशन बनेगी कैसी, फाइनली यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू cx, है ना, ये करना हमें आ चुका है। अब यहां पर एक पॉइंट है 1,2 जहां से ये कर्व पास होना चाहिए। अगर 1,2 इसके ऊपर सेटिस्फाई करता है तो यहां पर जल्दी से देखो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू यहां पर हो जाएगा आपका 4। और जैसे ही आपने पता किया c का वैल्यू 4 है, कि आपको यहां पर ऑप्शंस नजर आ गए, आपका आंसर होना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या होना चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ऑलराइट, सो थिंग्स आर इजी टू इंटीग्रेट, है ना। बस यहां पर हमें जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो क्रिएट करते अगर आ जाएगा तो यही ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन आगे चल के और भी डिफिकल्टी आ सकती है, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायर्ड कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द फैमिली ऑफ कर्व्स, द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व व्हिच इज अरिथमेटिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कुछ तो दिया है यहाँ पे, है ना, फिर से एक बार पढ़ते हैं और जो जो बोला है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सब टेंजेंट, अब मेरे ख्याल से सबको याद हो गया, सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y अपॉन m, y अपॉन m, k बाय m के फॉर्मेट में हमने याद किया था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में हम y यहाँ पे यूज करेंगे। सब टेंजेंट, द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज दिस अरिथमेटिक मीन विच इज मतलब क्या है, इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, मतलब क्या लेना है, एवरेज लेना है, किसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी हमने कहां पर बनाई होगी, h, k पे हमने टेंजेंट बनाया। ठीक है, लेकिन जैसे हम k को रिप्लेस कर रहे हैं y से, वैसे ही h को रिप्लेस करेंगे x से। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहां पर क्या मान के चलना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको यहां पर x, y मान के चलना है। ठीक है, देन इन दैट केस इनका एवरेज कितना हो जाएगा, x प्लस y अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं यहां पर अब m का वैल्यू निकालता हूं तो देखो यहां पर जो इक्वेशन बन रहा है वो फिर से सॉल्वेबल फॉर्मेट आ जाएगा, 2y अपॉन x प्लस वाई। नाउ इट कैन बी सीन दैट इट इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सबसे जल्दी बच्चों को नजर आएगा वो आएगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, यहां पर मैं m को रिप्लेस कर सकता हूं। अब तो बच्चों एक बार यहां तक आ चुके हैं अगर हम, तो इसका तो केवल सॉल्व ही करना है ना, m के प्लेस में dy बाई dx डाल के इसको केवल सॉल्व ही करना है आपको। बस ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इनको कन्वर्ट करते आना चाहिए किसके अंदर, इनको आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करते आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी जस्ट नीड टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, ऑलराइट, तो dy बाई dx यहां पर आएगा, dy बाई dx यहां पर आएगा, और आपके पास में कितना है, 2y के नीचे है x प्लस वाई। मैं यहां पे अगर होमोजेनस फॉर्मेट और अच्छे से दिखाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता हूं x से, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ यहां पर आपका इक्वेशन बन रहा है। ऑलराइट, तो यहां पर मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, या मेहनत करें एक बार फिर से, चलो मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम होमोजेनियस जब भी दिखाई देता है तो, कि लेट y इज इक्वल टू vx। अगर y इज इक्वल टू vx है तो dy बाई dx कितना हो जाता है, dy बाई dx हो जाता है आपका v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, ये रिप्लेस अगर मैं करता हूं मेरे रेड वाली इक्वेशन में तो क्या क्या बनने वाला है, यहां पे देखा जाए, यहां पर आपके उसमें dy बाई dx के प्लेस में वो वैल्यू जाएगी, वो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, v प्लस x dv बाई dx। ये आपका dy बाई dx आ चुका है, और आपका राइट हैंड साइड में जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2v अपॉन 1 प्लस v।
2v अपॉन 1 प्लस v बनेगा। ऑलराइट, तो अब ये काफी बढ़िया एक्सप्रेशन बन गया है। हर बार की तरह होमोजेनियस वाले फॉर्मेट में जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, देन इन दैट केस मुझे यहाँ पर क्या आंसर निकल के मिल रहा है? यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, चलो तो यहां पर आई गेस थोड़ा सा वॉल्यूम बच्चों को कम आ रहा होगा, लेकिन अब सब ठीक होगा। ऑलराइट, तो यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v आपका चला जाएगा राइट हैंड साइड में और आपको मिलेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस v माइनस v। ठीक है, और यहां पर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं कितना हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। ऐसा कुछ यहां पर एक्सप्रेशन अभी बन रहा है। ठीक है, ऑलराइट, अब यहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपके पास में कैंसिलेशन के बाद में क्या आ रहा है, कैंसिलेशन के बाद में आपके पास में आएगा v माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस के साथ में लिखना चाह रहे हो या उसको प्लस बनाना चाहते हैं, उसको प्लस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ इक्वेशन कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं, ये हो रहा है एक्चुअली v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। इसको यहां से माइनस कॉमन निकाल के फिर लेफ्ट हैंड साइड में भेजा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dv के नीचे आएगा आपके पास में v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस v, और इसके साथ में न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 1 प्लस v जाएगा। ओके, और हर बार की तरह बच्चों आप क्या देख सकते हो, जब भी आप होमोजेनियस को सॉल्व करते हो राइट साइड में तो dx अपॉन x ही आता है, हर बार dx अपॉन x ही आता है। ठीक है, अगर आपके पास में प्रॉपर होमोजेनियस इक्वेशन है तो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर बनेगा क्या, ये बनेगा आपका v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस v dv के साथ में, और यहां माइनस साइन मैंने छोड़ दिया इसका, यहां पे v स्क्वायर माइनस v करके मैंने माइनस साइन जो बाहर निकाला था वो यहीं पे छोड़ दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देख पाओगे कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका फैक्टराइजेबल फॉर्मेट है। इसका मतलब आगे आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, सो अब यहां पर आप देखो कि क्वेश्चन तो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमने जैसे यहां पे बेसिक ज्योमेट्रिकल वाला फंडा यूज कर लिया, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन एक्चुअली कन्वर्ट हो चुका है अब कि इंटीग्रेशन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उसके अंदर। ठीक है, सो आई गेस कर पाएंगे, काफी आसान है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं v स्क्वायर प्लस 1 सॉरी v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 को, तो मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, और ये इतनी आसान है कि मुझे अलग से पूरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर मैं एक बार देखता हूं कि अच्छा ठीक है, इन दोनों में से 1 बाई वी और 1 बाई वी माइनस 1, इनमें से बड़ा टर्म कौन सा रहेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बड़ा रहेगा। ठीक है, इनमें से छोटा कौन सा रहेगा, 1 बाई वी छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर v बड़ा है तो 1 बाई वी करने पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर मैं अभी करंट स्टेट में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 1 अपॉन बनेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, v प्लस 1 अपॉन चाहिए। ठीक है, नाउ इन दैट केस ऐसा एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सोचो कि यहां पे न्यूमरेटर में 2 कर लिया जाए। जैसे आप ये छोटा सा मॉडिफिकेशन सोचते हो, यहां पे 2v माइनस v प्लस 1 बनेगा, विच इज एक्चुअली v प्लस 1। नाउ दैट कैन बी डन ओरली ऑल्सो, है ना, इसलिए हमने यहां पे इसको ओरली कर लिया है, और हमारे पास राइट साइड में तो इंटीग्रेशन अगले स्टेप में आ ही जाएगा, यहां पर भी x कर दिया जाए। ऑलराइट, तो यहां पर अब क्या क्या होने वाला है, आपका जो पहला वाला है वो हो जाएगा ln के अंदर v माइनस 1, दूसरा वाला हो जाएगा ln के अंदर v, और आपका जो राइट साइड में आएगा दैट शुड बी माइनस ऑफ ln x, और प्लस बच जाएगा आपका ln c। ठीक है, अब सारी चीजों को एक एक करके मर्ज करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो लेट अस गो टू द ब्लैक स्क्रीन एंड कंटिन्यू विद द कैलकुलेशंस। देखिए यहां पर क्या क्या है बच्चों, एक बार याद कर लें सारे कैलकुलेशन। यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है, ln 2 के पावर में चला जाएगा, v माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होने की वजह से v नीचे आएगा, और x इस साइड आके फिर से मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। ठीक है, तो एक स्टेप तो यहीं कर लेते हैं। लॉग के अंदर आपके पास में क्या आएगा, v माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, ये वाला v माइनस साइन की वजह से नीचे आएगा, और जब ln x को इस साइड लाएंगे तो प्लस साइन रहेगा, इसलिए वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और राइट साइड में ln c है आपके पास। ठीक है, सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या होने वाली है, यहां पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी v माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v एंड इंटू एक्स इज इक्वल टू c। मैंने क्या किया है, बस लॉग हटा दिया है। ऑलराइट, अब यहां पर अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूट करता हूं मेरा इक्वेशन, तो वो कितना हो जाएगा, y बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन y बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू c।
अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा क्या, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इन दोनों एक्स के साथ में, और आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ y। y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ y, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम लगा हमें कैलकुलेशन में वो इसलिए क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन वाला इंटीग्रल बन रहा था वो थोड़ा सा लेंदी था। अगर ये सिंपल बन जाएगा तो आपके क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो आई गेस अब यहां पे किसी को भी वर्ड प्रॉब्लम से डर तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा। इन दिस केस हमारा ए आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस ए आंसर इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई। ओके, अब यहां तक तो कहानी सारी सिंपल ही चल रही थी, यहां तक आते आते तो हमको सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा था। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे से फोकस करो, जहां पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब आपको लग रहा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें आता है। ठीक है, बस उनको यूज करना सीख जाओ। उनको अगर आप यूज करना सीख जाओगे तो यहां पे आपको ये आगे आने वाले क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो यहां पे ध्यान से सुनो, आपको एक्चुअली प्रोसीड कैसे करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पर हम दो तीन चीजें जान चुके हैं। एक चीज हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास जो भी m का वैल्यू है, जो भी स्लोप का वैल्यू है, वो हमें हमेशा क्या रिप्लेस करना है, dy बाई dx के साथ में रिप्लेस करना है। ठीक है, और मुझे यह भी पता चल चुका है कि मुझे जो पॉइंट यूज करना होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे मैंने टेंजेंट बनाई है, जहां पे मैंने नॉर्मल बनाई है, वो हमेशा क्या लेना चाहिए, वो हमेशा मैंने पॉइंट को x, y लेना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी एक रेड कर्व नजर आ रहा है आपको, उसके और आपने एक ब्लू टेंजेंट बनाई है और एक आपने अलग से नॉर्मल भी ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, इतनी मेहनत हमने अभी तक कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हमें अब क्या सोचना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा। तो ये याद करो कि कोनिक सेक्शंस में हम यूजुअली जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना चाह रहे होते थे, जिस पॉइंट का लोकस निकालना चाह रहे होते थे, उसको हम h, k लेके सॉल्व करते थे। h, k लेने से हमें पता होता था कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्चुअली x, y है, और h, k हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिगर के लिए फिक्स्ड है, जो आगे चल के वेरिएबल हम बना देते हैं h, k को x, y में चेंज करके। लेकिन अब यहां पर स्टार्टिंग में ही हम बोल रहे हैं कि x, y ही हमने लेना चाहिए। अगर मैंने अपना जो फिक्स्ड पॉइंट यहां पे फिगर में ड्रॉ किया है, इस पॉइंट, इस फिगर के लिए तो फिक्स्ड पॉइंट है ना। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम ही अगर मैंने स्मॉल x, स्मॉल y दे दिया है, ठीक है, तो यहां पर मेरा जो वेरिएबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, या फिर जो मेरा एक्सिस होगा वो क्या होगा। तो यहां पर बस इतना सा ध्यान रखो कि आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल की जब भी इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में, तो आपको यहां पे मेजर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मानना है, दैट शुड बी कैपिटल X एंड कैपिटल Y। इतना अगर आपने दिमाग में फंडा बैठा लिया, देन आई थिंक आपको इक्वेशंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द मेन आइडिया हियर। ठीक है, तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कभी भी लिखना चाहूंगा तो मैं यहां पर बड़ी आसानी से अब आपको बता सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका इन दैट केस कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्मेट का यूज करके इक्वेशन लिख रहे हैं। समझने की कोशिश करो, हमारे पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी होता है। ठीक है, क्या होता है वो फॉर्मेट, लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, x1 y1 क्या होता है, जहां पे आप लाइन, जिस पॉइंट से आप लाइन को पास करवा रहे हो, m क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो यहां पे स्लोप हमेशा किसका है, टेंजेंट का ही स्लोप है, स्लोप हमेशा टेंजेंट का ही स्लोप है, तो m तो इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मेरा वेरिएबल जो है वो स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, वो कैपिटल X कैपिटल Y है, और जो मेरे पॉइंट्स हैं वो x1 y1 नहीं है, वो स्मॉल x और स्मॉल y है। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाओगे उसके अंदर आपको क्लियरली नजर आएगा कि स्मॉल x स्मॉल y को ही आपको आगे चल के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इस तरह से मैं जो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है उसको यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख रहा हूं, और इसका हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहां पर आपको डिस्कस करना चाहूं आपके साथ में कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो अब आएगा सारे बच्चे बता पाएंगे ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल का स्लोप हम अलग से नहीं मानेंगे, नॉर्मल का स्लोप अगर मुझे मानना है तो वो हमेशा मैं मानूंगा -1/m, और m तो क्या है, m तो हमेशा ही dy बाई dx ही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का यूज करने के लिए,
देन इन दैट केस आपका आंसर हमेशा ऐसे कुछ बनना चाहिए, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू -1/m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ये अगर आपने इक्वेशन लिखना सीख लिए तो आपके यहां पर जो मेजर प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चंस हैं वो अब आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। अब वो क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये इक्वेशंस मेरे ख्याल से किसी को भी नई नई लग रही होगी, यहां पे बस अरेंजमेंट समझाने में यहां पे मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर आपके वेरिएबल्स क्या हैं, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हैं। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, वो अभी इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फिक्स पॉइंट जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसके लोकेशन पे आ रहे हैं, वो x1 y1 के लोकेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल लोकस वाले कंसेप्ट है। लोकस वाले कंसेप्ट में भी h, k को पहले हम इनिशियली फिक्स्ड पॉइंट मान के चलते हैं, बाद में बोलते ही नहीं ये तो वेरिएबल है, क्योंकि ये हिल सकता है अंडर सम कंडीशन। ठीक है, वैसे यहां पर इनिशियली x, y को तो हम फिक्स्ड पॉइंट की लोकेशन पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले इक्वेशन तो बन जाए सही से, उसके बाद हम बाकी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले दिन को फिक्स्ड पॉइंट जैसा ही मान के इक्वेशंस क्रिएट कर लो, बाद में फिर उनको सॉल्व करते समय वेरिएबल जैसा ट्रीट करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी कि ये सारे फंडे में जो बोलना चाह रहा हूं उनको आप इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, सो हियर इज वन वेरी गुड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2006 एडवांस। ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पे, अ कर्व y इज इक्वल टू fx पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पॉइंट px, y पर आपने जो टेंजेंट बनाई, टेंजेंट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और आगे कुछ तो रेशो दिया हुआ है कि पी उस लेंथ को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक एक करके यहां पे फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास एक कर्व है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, उसके ऊपर हमने ऑलराइट, तो एक बार यहां से इसको हटाया जाए, हमारा कर्व थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आई गेस। और इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट बनाई, लेट से इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाई। तो ये क्या कर रहा है, टेंजेंट ए और बी पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब आपका जो पी यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, उसको हमेशा ही आपको क्या मानना होता है, एक्स कॉमा वाई मानना होता है। क्या मानना होता है, एक्स कॉमा वाई मानना होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मुझे क्या जरूरत है, अगर मैं यहां पर ये रिलेशन यूज करना चाहता हूं कि बीपी और पीए का जो रेशो है वो 3:1 है, देन इन दैट केस मुझे सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करना है तो मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे तब पता चलेंगे ना जब मैं यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाऊंगा। अगर मैंने टेंजेंट का इक्वेशन समहाउ लिख लिया तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर आपका जो ए के लिए वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही आने वाला है, और बी के लिए जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही आने वाला है। अब ऐसा करके हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अगर समहाउ मेरे पास इस ब्लू टेंजेंट का इक्वेशन होगा तो। ठीक है, तो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखना इसीलिए सीख लिया है ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अब हम टैकल कर पाएंगे। टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास हमेशा ही कितना आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरे ख्याल से इस चीज को याद ही कर लो, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएशन आपको यूज नहीं करना होता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या है, y माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर अब मैं अगर इस इक्वेशन का यूज करके कैपिटल ए यहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो अगर फाइंड करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता है कि कैपिटल ए के लिए यहां पर क्या 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट को मुझे 0 करना है तो कहां पे 0 डालूंगा, कैपिटल Y के प्लेस में 0 डालूंगा। ठीक है, यहां पर कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, और अगर कैपिटल Y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कैपिटल X कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो जरा। कैपिटल X आपका आएगा उस केस में स्मॉल x माइनस वाई बाय एम, स्मॉल x माइनस वाई बाय एम। क्लियर, ऑलराइट। और इसी तरह से अगर मैं b का वैल्यू निकालना चाहूं तो b के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे b का वैल्यू यहां पे मुझे फिगर से नजर आ रहा है कि उसके लिए x का कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो किसको 0 करूंगा, मैं कैपिटल X को 0 करूंगा, मैं कैपिटल X को 0 करूंगा। ठीक है, अगर मैं कैपिटल X को 0 करता हूं तो यहां पर अब कैलकुलेट क्या हो जाएगा, कैपिटल Y कैलकुलेट हो जाएगा जो यहां पे B का कोऑर्डिनेट बनने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर आपके पास में अब कैपिटल Y कितना आएगा, ये अगर मैं 0 डाल देता हूं तो ये बनेगा माइनस mx, और y उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस mx। ठीक है, नाउ वी हैव ऑल द पॉसिबल डेटा, ऑल द रिक्वायर्ड डेटा विच कैन बी यूज्ड टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो यहां पर आपके पास में x का वैल्यू कितना आया है, x माइनस वाई बाय एम आया है, और आपके उसमें y का वैल्यू कितना है, y माइनस एम एक्स आया है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, अगर आप इन वैल्यूज को भी याद कर लोगे इस फिगर के थ्रू तो भी चलेगा।
कि अगर मैं कोई एक टेंजेंट बना रहा हूं और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। हर बार यही आंसर आएंगे क्योंकि हर बार आपका टेंजेंट का इक्वेशन आप यही लिखोगे, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन के लिए आप यही काम फिर से करोगे, वाई एक्सिस के लिए हमेशा यही काम फिर से करोगे, ठीक है। सो दीज कैन ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, लेकिन निकालना क्योंकि इतना आसान है तो आई गेस नहीं किया तो भी चल जाएगा, जैसे मैं हर बार यहां पे कैलकुलेट करके ही निकालता हूं। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, मेरे पास एक सेक्शन फॉर्मूला बन सकता है x के लिए लगा के देखते हैं। x के लिए अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, 1 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और यहां पर आपके पास में आंसर क्या निकल के आना चाहिए, x का वैल्यू निकल के आना चाहिए। अब यहां पर आप x के साथ में इक्वेशन बनाओ चाहे y के साथ में इक्वेशन बनाओ, आपकी इक्वेशन जो बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमेशा सेम बनेगी, ठीक है। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। यहां पे मैं यहां पे x के साथ यहां पे बना के देख रहा हूं, आप लोग y के साथ में बना के देख लेना। आपको x का वैल्यू कब मिलेगा, जब 3 जाएगा इस x में मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई बाय एम, प्लस 1 जाएगा यहां पे मल्टीप्लिकेशन में, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो 1 जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन किससे हो जाएगा, 3 + 1 से डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब क्या इक्वेशन बन रही है, यहां पे ध्यान से देखो, आपके पास आ जाएगा 4x = 3x - 3y बाय m, याला x इस साइड लेके आ जाओ, तो हो जाएगा x = -3y अपॉन m, विच विल गिव अस m = -3y अपॉन x। ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने में थोड़ा सा हमें टाइम इस बार ज्यादा लगा क्योंकि जो डेटा दिया हुआ था वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड था, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सब टेंजेंट, सब नॉर्मल या फिर केवल स्लोप का इंफॉर्मेशन है तो वो तो बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमने इनिशियली यहां पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहां पर हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, उनको देखने से पहले ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व तो कर ही लेते हैं। यहां पर हमारे पास बनेगा क्या, ये बनेगा dy by dx इज इक्वल टू -3y अपॉन x, विच विल गिव अस dy अपॉन y इज इक्वल टू -3 dx अपॉन x। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया जाए, ठीक है। इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ln y इज इक्वल टू -3 ln x, और यहां पे हो जाएगा प्लस ln c। ये वाला टर्म अगर इस साइड उठ के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर मैं लॉग कंप्लीट करता हूं तो यहां पर मेरे पास आएगा x³ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, x³ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर मेरे पास अब कोई डेटा है क्या, लेट अस सी। मेरे पास क्या डेटा है कि कर्व पासेस थ्रू 1,1। अगर आपका कर्व 1,1 से पास होना चाहिए देन इन दैट केस c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,1, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है तो यहां पर आपका c का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कर्व आ गया है वो क्या है, x³ y इज इक्वल टू c, x³ y इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। अब मैं एक एक करके ऑप्शन देखना स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मोर देन 1 में आया था तो मुझे यहां पर और ज्यादा डिटेल में ऑप्शंस को एक एक करके देखना होगा। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, क्या ये इक्वेशन ऑफ कर्व करेक्ट है क्या, dy by ds के फॉर्मेट में इसने इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा हुआ है, मतलब कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसने, तो y डैश इज इक्वल टू 3y अपॉन x। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसके अंदर एक्चुअली एक माइनस का साइन है, 3y अपॉन एक्स तो उसने सही लिखा है लेकिन हमारे पास माइनस का साइन है, इसलिए ये वाला इक्वेशन हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि नॉर्मल एट 1,1 की ये इक्वेशन होगी। अब नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको लिखना है देन आपको पॉइंट तो पहले से पता है, 1,1 पे आपको पॉइंट लिखना है। अगर आपको नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। अब वो पता करने के लिए आपके पास में क्या है, m का वैल्यू पहले से है, ठीक है। m का वैल्यू -3y अपॉन x है, तो 1,1 डाल के कितना हो जाएगा, 1,1 डाल के आपके पास में m का वैल्यू -3 हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन ये तो m का वैल्यू है, m क्या होता है, dy by dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -3 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/3 में यूज करता हूं, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/3 अगर मैं यूज करता हूं और पॉइंट अगर मैं यूज करता हूं 1,1, देन इन दैट केस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपके पास में y-1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x - 1 एंड दिस विल गिव अस 3y - 3 इज इक्वल टू x - 1 विच इज x - 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन बी ऑप्शन में है क्या, अगर है तो सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है x + 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहां पे इसने फिर से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां पर इसने साइन का मिस्टेक कर दिया, तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा गलत,
ठीक है। अब कर्व पासेस थ्रू 2,1/8, 2,1/8 से कर्व पास होता है क्या, हमने कर्व की इक्वेशन ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। 2,1/8, 2,1/8 अगर मैं डालूंगा तो 8 बनेगा, ये 1/8 पहले से कैंसिल होकर 1 बनेगा। ये ऑप्शन आपके पास में सही निकल के आता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है x³ y = 1, उसके अंदर 2,1/8 सेटिस्फाई करता है। और वैसे यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, तो यहां पर फिर से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखा जाए। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा y' = -3y/x। अब ये बिल्कुल सही बात है, y' = -3y/x। हमने एक्चुअली इसी चीज को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाला है, y' = -3y/x, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर थे सी और डी। क्लियर है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते आना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरीके से लिखने से फायदा क्या होता है। यहां पर जो हम 0 मान के चल रहे थे वो एक्चुअली किसका वैल्यू था, वो कैपिटल Y का वैल्यू था, ठीक है, स्मॉल y का वैल्यू नहीं था वो। ऑलराइट, लेकिन आगे चल के देखो हमने क्या किया है, आगे चल के हमने जो dy/dx लिखा है वो स्मॉल वाला लिखा है, dy/dx स्मॉल वाला लिखा है, मतलब यहां आने के बाद में हमने इसको वेरिएबल जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिगर में इक्वेशन बनाने तक x, y को एज ए पॉइंट ट्रीट करो, उसके बाद में x, y में जो इक्वेशन बन गई उसको तो नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, लेकिन बात हजम हो जाए उसके लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं नॉर्मल वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल का डिस्कशन करेंगे, तो नॉर्मल का इक्वेशन आपको फिर से यहां पे लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1, कर्व 1,1 से पास होता है, हैज द प्रॉपर्टी दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो पहले तो कर्व इमेजिन किया जाए, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कुछ है, आपका लेटर से कर्व जो है वो ऐसा कुछ है, इसके ऊपर आपने क्या बनाया है, आपने इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाया है, और ये जो नॉर्मल है इसके ऊपर दिया है आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन जो है लेटर से वो OA है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसने यहां पे P में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट P आपने नॉर्मल बनाया, एट एनी पॉइंट P आपने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद में क्या बोल रहा है ये, perpendicular distance of origin from the normal at any point P of the curve is equal to the distance of P from x axis, distance of P from x axis, मतलब एक्चुअली ये वाला जो हाइट है ये इसका डिस्कशन में आ रहा है। तो अगर मेरा P पॉइंट x, y है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन जो दी है इसने क्वेश्चन में हमारे फिगर के हिसाब से वो कंडीशन ये बोलती है कि OA का वैल्यू इक्वल टू y होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA का वैल्यू y के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर OA का वैल्यू निकालोगे कैसे, OA का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले यहां पे रेड लाइन का इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और रेड लाइन जो है क्या है, वो आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो x, y पे अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा y, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू -1/m इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ठीक है, दिस इज द वे टू डू इट। अब यहां पर मैं देखता हूं कि अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ax1 + by1 + c/√a² + b²। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको अरेंज थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, m क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू कैपिटल Y माइनस m इंटू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल X एंड प्लस x। सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो हो जाएगा ये कैपिटल X प्लस my माइनस x माइनस my इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप देना चाह रहा हूं 0, 0 से, तो 0, 0 से इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो वो P का वैल्यू कैसा आएगा, मॉड के अंदर 0, 0 जाएगा किसके अंदर, जो वेरिएबल है उनके अंदर, तो ये दोनों वैल्यू 0, 0 हो जाएंगे। ये तो कांस्टेंट है, अभी तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाती तब तक स्मॉल x और स्मॉल y को तो आपको कांस्टेंट जैसे ही ट्रीट करना है, तब तक आपके कैपिटल X और कैपिटल Y वेरिएबल की तरह यहां पर आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे 0, 0 जाएगा इसके अंदर, तो हो जाएगा -x माइनस y, इतना ही बचेगा। डिवीजन में क्या आता है, √a² + b², तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 1 + m²। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको किसके बराबर दिया हुआ है, ये तो मेरा OA का वैल्यू आ गया। अगर मेरा ये OA का वैल्यू है तो इक्वेशन कैसे बनेगा, स्मॉल y से उसको इक्वेट करके इक्वेशन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक है। तो हम हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे कैपिटल वाले वैल्यू सारे हट चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे, आपके पास में यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है, -x - my, तो इसको +x + my लिखा तो भी चलेगा। और नीचे आपके उसमें अंडर वाला टर्म है 1 + m², ये इक्वेट करना है आपको y के बराबर, मॉड यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है तो अंडर के अंदर 1 + m² है, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। स्क्वायर करने से और एक यहाँ पे आसानी हो जाएगी कि मॉड का सिंबल भी हट जाएगा, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करो या नॉर्मल स्क्वायर करो एक ही बात होती, ठीक है। तो यहाँ पर आने के वाला है x + my का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² × 1 + m², ठीक है। यहाँ पे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर को स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग, ऐसा कुछ यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, x² + m² y² + 2mxy इज इक्वल टू y² + m² y², ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि m² y² यहां पर कैंसिल होता है और हमारे पास अब जो m बनेगा, शफल करके देखो यहां पे m बनेगा आपका y² - x² अपॉन 2xy। जैसे आपके पास m का इक्वेशन आ गया, आप किस में रिप्लेस कर दोगे, इसको आप dy/dx से रिप्लेस करोगे। हालांकि क्वेश्चन यहां पर नॉर्मल का चल रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नॉर्मल का स्लोप क्या माना है, नॉर्मल का स्लोप हमने -1/m माना है। ये कब माना जाता है -1/m, जब m आपका टेंजेंट का स्लोप होता है। और m इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं, हमेशा क्या याद रखो, dy/dx से रिप्लेस करना है, ऐसा याद रखो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो रही है वो अब फिर से कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे आई गेस होमोजीनियस सबको नजर आएगा, dy/dx इज इक्वल टू y² - x² अपॉन 2xy, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार सॉल्व करके देखते हैं कितना यहाँ पर आंसर आएगा। बिल्कुल सब कुछ स्टैंडर्ड चलेगा। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप यहाँ पे dy/dx को v + x dv/dx से रिप्लेस करो और y/x को vx से, या y/x को यहाँ पे v से रिप्लेस करो, ठीक है। एक ही बार में कर दें, अभी चलो मेहनत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है आपके पास में, अगर सब्स्टिट्यूशन है y = vx तो dy/dx किससे रिप्लेस होगा, ये हो जाएगा v + x dv/dx से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बनना चाहिए, आपका इक्वेशन यहां पर जनरेट हो रहा है v + x dv/dx इज इक्वल टू y/x का स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर -1 अपॉन 2v, ऐसा यहां पर अल्टीमेटली जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये वाला v जाएगा अभी उस साइड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट आपका जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, x dv/dx इज इक्वल टू v² - v, यहां आएगा -v के साथ में जब मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा -2v², डिवीजन में बचेगा अभी भी 2v। तो जैसे आप यहां पे कैंसिलेशंस करोगे, यहां पे एक तो -v था ही पहले से, यहां पे कैंसिलेशन के बाद में फिर से -v² हो जाएगा, ठीक है। तो -v - v², ऐसा यहां पर आपके पास में एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, x dv/dx इज इक्वल टू -v² + v, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर में आपके पास में 2v है, डिनोमिनेटर में आपके पास में 2v है, ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन यहां पर बच्चों आपका जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है तरीका, अलग अलग करते हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो 2v अपॉन v² + v, ये आ गया आपका dv के साथ में, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको dx अपॉन x के साथ में, दोनों साइड अभी इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आसान सा तरीका यहाँ पे देखा जाए क्या हो सकता है एक बार मैं तब भी देख लेता हूं। यहां पर हमने क्या क्या रिप्लेस किया है, y² - x² अपॉन 2xy यहां पर हमने बनाया है, और जब ऐसा करेंगे तो y/x एक बनेगा यहां पर v, और v² - 1 उस साइड जाएगा, -2v² हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ यहाँ पर -1 था ना, हाँ यस, आई गेस दैट्स व्हाट द चेंज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्चुअली -1 की वजह से -1 ही आना चाहिए था, जिसको मैंने ये लिखा था। ऑलराइट, तो ये छोटा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब अभी आके उस बचेगा कितना, आपके पास एक्चुअली 1 बचेगा v के प्लेस में, ठीक है। सो वी नीड टू मेक दैट चेंज, v के प्लेस में कर दिया जाए यहाँ पर +1, ठीक है। ओके, तो अब ये थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि आपके पास में v² + 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ऑलरेडी नजर आ रहा है 2v, ठीक है। तो लेफ्ट साइड भी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में v² + 1,
और राइट साइड भी आपका ln x हो जाएगा, और क्योंकि सारी चीजें लॉग में है तो आप यहाँ पे ln c कांस्टेंट मान सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास में बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन आएगा, v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। v को रिप्लेस कर देते हैं। अभी v को रिप्लेस अगर मैं करूंगा यहाँ पर y बाय x के साथ में, तो हमारे पास और भी अच्छा इक्वेशन दिखने में लगेगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, बस इसी चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, दैट शुड गिव अस आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, हाँ यहाँ पर माइनस का चेंज करना चाहता हूं मैं। ओके, माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस यहाँ आएगा तो ये x नीचे जाएगा। ठीक है, ये x नीचे जाएगा और आपके पास में इक्वेशन एक्चुअली ऐसा बनेगा। ठीक है, सो मल्टीपल करेक्शंस, मल्टीपल टाइम्स करेक्शंस आर बीइंग डन। तो एक बार ध्यान से देख लेना बच्चों सॉल्यूशन इसका। यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज वॉट वी वॉन्टेड, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब यहां पर फिर से आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास में जो फाइनल इक्वेशन यहां पर बना था वो होमोजेनियस बना था। इसको सॉल्व करने में जो जो करना पड़ता है वो तो हमें करना ही होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहां तक पहुंचना। आज के लेक्चर में यही बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम इस तरह के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए अगर, तो पिछले 5 लेक्चर में हमने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर कर देगी। ठीक है, ऑलराइट, सो आई गेस दैट शुड कंप्लीट आवर एंटायर डिस्कशन ऑन ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और ज्यादा प्रैक्टिस हमने करना चाहिए, हम टीचर्स के साथ में और भी ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए, देन बच्चों आप यूज कर सकते हो जेईई लाइव कोड और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी प्लस का, जहां पर हम लगभग डबल टाइम स्पेंड कर पाते हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, ताकि और ज्यादा उनके साथ हम टाइम स्पेंड करके उनके कंसेप्ट क्लियर कर पाएं, उनके डाउट क्लियर कर पाएं और उनके साथ और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर भी हो बच्चों तो आपको यहां पर पता है कि पूरा कोर्स कवर हो रहा है। आपको बस अपने साइड से क्या करना है, अपने साइड से आपको मेहनत करते रहना है और रेफरेंस बुक जो भी आपके पास में उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर्स फॉलो करके रेफरेंस बुक अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो देन दिस इज एंटायरली सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलराइट, और बच्चों अगर आप यहां पर हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर आगे वाले भी टॉपिक्स हम यहां पे इसी तरह से लाइव फॉर्मेट में लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको यहां पर सारे ही नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप कुछ भी यहां पर मिस नहीं करोगे जो भी सेशंस हो रहे हैं उनको। ठीक है, ऑलराइट, पीडीएफ नोट्स एज यूजुअल विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, हर लेक्चर में आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलते हैं, उनको आप डाउनलोड करके रखो। ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बच्चों कि जैसे आपको यहाँ पर अनअकैडमी जेईई पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है फ्री में, वैसे ही अनअकैडमी नीट और अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल भी हैं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे आपके दोस्त हैं जो अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चल के जेईई या नीट की तैयारी करने वाले कुछ 9th या 10th के बच्चे हैं, तो आप उनको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं इन दोनों चैनल्स के ऊपर, जहां पर इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे फंडे हमारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, और आई गेस उतना ही मजा आएगा जितना अभी तक हमने कैलकुलस कंप्लीट करने में यहाँ पे मजे से सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।